हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल और तुम्हारा स्वागत है 20th सेंचुरी बॉयज के पार्ट 9 में। जहां आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 86 से लेकर चैप्टर नंबर 100 तक, यानी कि पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स। जहां आज की वीडियो सच में बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है, बिकॉज कोइजुमी फ्रेंड से जो मिलने वाली है एंड इवन उसकी शक्ल भी देखने वाली है, एंड इतने सालों बाद ओचो काना से मिलने वाला है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मसाओ ओचो की जान बचाने वाला है। बट इन सभी चीजों को जानने से पहले, अगर तुमने इससे पहले के 20th सेंचुरी बॉयज के पार्ट को नहीं देखा है तो तुम सिंपली ऊपर आई बटन के ऊपर टैप कर देख लेना, इधर किधर ही लिंक आ रहा होगा। लेकिन अगर तुमने उन सभी पार्ट्स को पहले से देख लिया है तो विदाउट एनी फॉर द डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। रिकैप टाइम। गाइस, तो इससे पहले के 20th सेंचुरी बॉयज के पार्ट में हमने देखा था कि आखिर उस ब्लडी न्यू ईयर ईव पर असल में हुआ क्या था, कैसे फ्रेंड ने सारी की सारी चीजें प्लान करी और इस सारी की सारी डिस्ट्रक्शन, वायरस और उस रोबोट का इल्जाम केंजी के माथे मर दिया। देन फुकाबे फेक फ्रेंड से लड़ते हुए बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है एंड फिर केंजी उस रोबोट को उड़ाने के लिए उसमें डायनामाइट फिट कर देता है। लेकिन उस रोबोट के उड़ने से ठीक पहले वहाँ पर फ्रेंड आ जाता है जो कि फाइनली केंजी को अपनी शक्ल दिखा देता है। और ठीक तभी उस पॉइंट पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें केंजी की मौत और फ्रेंड गंभीर रूप से घायल हो जाता है। देन हम देखते कि कोइजुमी को तामोदाची लैंड जाना पड़ता है अपनी हिस्ट्री रिपोर्ट के लिए, जहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर हर कोई उसका ब्रेन वॉश करने पर तुला हुआ था एंड अगर उसे वहाँ से निकलना है तो उसे सारे के सारे टेस्ट पार करने होंगे। बट इसी दौरान कोइजुमी योशितुने से मिलती है जो कि इन सारे के सारे टेस्ट को पार करने में उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद हम देखते कि कोइजुमी सहित 3 बच्चों को बोनस स्टेज में जाने का मौका मिलता है एंड कोइजुमी फाइनली वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर करती है और वो केंजी और उसके दोस्तों से मिलती है एंड ये सभी लोग डिसाइड करते हैं रात को हॉन्टेड हाउस में जाने का। और अब आगे चैप्टर नंबर 86 द हैंगिंग हिल। गाइस, मांगा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योशितुने अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था, जहां वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि कल कोइजुमी जिंदा बचेगी भी या फिर नहीं। बट योशितुने के पास में भी इस चीज का कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद वो उस पेपर को देखने लगता है जो कि उसे उस स्टूडेंट ने दिया था जिसने की फ्रेंड का चेहरा देखा था। बट तभी एकदम से योशितुने का जूनियर उसे ये बताता है कि शायद इस पेपर के पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है एंड जब वो लोग पेंसिल की मदद से उस पेपर के ऊपर रब करते हैं तो वो लोग ये देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं, बिकॉज उस पेपर के ऊपर एक हिडन मैसेज लिखा हुआ था, द हैंगिंग हिल। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड में कोइजुमी जिस हॉन्टेड हाउस की तरफ जा रही थी वो असल में हैंगिंग हिल पर ही था। एंड अब फाइनली योशितुने को भी ये याद आ जाता है कि यहाँ पर आखिर किस भूतिया घर की बात चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोइजुमी और केंजी की पलटन भी उस भूतिया घर में एंटर कर जाती है और जब वो लोग सिड्डो की मदद से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक डॉल लटकी हुई मिलती है और तभी योशितुने को भी ये बात याद आ जाती है। चैप्टर नंबर 87 वॉइसेस स्पीकिंग। गाइस, हम देखते कि योशितुने ये बात समझ जाता है कि आखिर वो स्टूडेंट उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था एंड अपना योशितुने जल्दी से जल्दी भागता है तामोदाची लैंड की तरफ एंड वो अपने आदमियों से ये बोलता है कि हमें जल्द से जल्द तामोदाची लैंड पहुंचकर बोनस स्टेज की पावर को काटना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, बिकॉज कोइजुमी की जान अब बहुत ज्यादा खतरे में थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते केंजी और उसके दोस्तों को जो कि उस डॉल को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये सब कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा था, इसलिए फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन फिर केंजी और ओचो वहाँ पर अकेले रुक जाते हैं चेक करने के लिए। वहीं अपनी कोइजुमी पहले तो बाहर आ जाती है लेकिन फिर वो कुछ सोचती है और वो वापस अंदर चली जाती है, जहाँ जाकर वो ये देखती है कि उस डॉल के अंदर 2 बच्चे थे और एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोलता है कि अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उधर हम योशितुने को देखते हैं जो कि जल्दी से भागकर तामोदाची लैंड पहुँचता है और वो भागते हुए ये बोल रहा था, कोइजुमी चाहे कुछ भी हो जाए तुम फ्रेंड का चेहरा मत देखना, अगर तुमने उसकी शक्ल देखी तो वो तुम्हें भी मार देगा। अब देखो क्या है गाइस कि उस डॉल के अंदर एक बच्चा फ्रेंड था एंड गाइस हम देखते कि अपनी कोइजुमी वहां पर देखने लगती है। चैप्टर नंबर 88 डोंट लुक।
वेल गाइस, हम देखते कि कोइजुमी बस फ्रेंड का चेहरा देखने ही वाली होती है, बट तभी वहाँ पर छोटा योशितुने आकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ कोइजुमी योशितुने से बोलती है कि तुमने तो मुझे यहाँ पर भेजा है ये सब पता लगाने के लिए, और अब तुम ही मुझे रोक रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। लेकिन गाइस साफ सी बात है कि बच्चे योशितुने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कोइजुमी आखिरकार क्या बोल रही थी। ठीक तभी ऊपर से केंजी और ओचो चिल्लाते हुए आते हैं भूत भूत, एंड वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड केंजी और ओचो के पीछे डॉल के अंदर छुपे हुए वो दोनों बच्चे भी भाग जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोइजुमी उन दोनों का चेहरा नहीं देख पाती। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी कोइजुमी छोटे योशितुने से दोबारा से मिलती है, और वो कोइजुमी को ये बताता है कि मैं जानता हूँ कि उस डॉल के अंदर एक बच्चा कौन था, और योशितुने कोइजुमी को ये बताता है कि उस डॉल के अंदर से एक बच्चा सादाकियो था। वो अभी अभी ट्रांसफर होकर हमारे स्कूल में आया था, और उसने कल रात को अपने पुराने स्कूल के शूज भी पहन रखे थे। फिर कोइजुमी के कहने पर योशितुने उसे स्कूल की छत पर ले जाता है सादाकियो से मिलवाने के लिए, जहाँ पर हम देखते कि सादाकियो ने एक मास्क लगा रखा था। यहाँ पर कोइजुमी सादाकियो से बोलती है कि कल जो तुम्हारे साथ उस डॉल के अंदर दूसरा बंदा था जो तुम्हें मारने की धमकी दे रहा था, वो फ्रेंड ही था ना, मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर वो बच्चा कहाँ पर है। और इस पर सादाकियो कोइजुमी से बोलता है वो अभी तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। एंड जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते तो वो ये देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं कि निंजा हथौड़ी का मास्क पहनकर उनके पीछे फ्रेंड खड़ा था। चैप्टर नंबर 89 नाइटमेयर। वेल कोइजुमी इस बच्चे को देखकर बोलती है ओ अच्छा तो तुम ही हो फ्रेंड, चलो जल्दी से अपना ये मास्क हटाओ। बट ठीक तभी पीछे से सादाकियो कोइजुमी से बोलता है प्लीज तुम ऐसा मत करो, वो तुम्हें भी मार देगा। बट कोइजुमी सादाकियो से बोलती है तुम इसकी धमकियों से डरते हो इसलिए वो तुम्हें डराता है। बट तभी बच्चा योशितुने भी कोइजुमी को मना करने लगता है। बट तभी फ्रेंड कोइजुमी से बोलता है अगर मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगा तो तुम क्या मेरी फ्रेंड बनना पसंद करोगी। जिस पर कोइजुमी फ्रेंड से बोलती है हाँ ठीक है। अब जैसे ही फ्रेंड अपना मास्क उतारता है तो कोइजुमी फ्रेंड की शक्ल देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है, और ठीक तभी उसी वक्त योशितुने तामोदाची लैंड की पावर भी कट कर देता है। देन फ्रेंड के बंदे आकर दोबारा से तामोदाची लैंड की पावर ऑन कर देते हैं, और फिर जब वो लोग बोनस स्टेज के रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर काफी सारा खून डाला हुआ था, और कोइजुमी को छोड़ के उन दोनों प्लेयर ने सुसाइड कर लिया था। अब अगले दिन योशितुने कमरे की साफ सफाई करने के बहाने सीधा जाकर कोइजुमी से मिलता है, और वो कोइजुमी से बोलता है प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैंने उस क्लू को पहले नोटिस ही नहीं किया, अगर मैं उसे नोटिस कर लेता तो ये सब कुछ कभी भी नहीं होता। यहाँ कोइजुमी योशितुने से बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या था। जिस पर योशितुने कोइजुमी से बोलता है तुम्हें अब उसे याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, और अब तुम फाइनली अपने घर भी जा सकती हो। चैप्टर नंबर 90 द रियल फाइट। वेल गाइस, मांगा की स्टार्टिंग में हम काना को देखते हैं जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ज्यादा छोटी थी, एंड काना का केयर टेकर उसके साथ वही कॉइन गैस करने वाला गेम खेल रहा था, और हमेशा की तरह काना हर बार बिल्कुल सही जवाब दे रही थी, जिसे देखकर उसका केयर टेकर हैरान हो जाता है। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2014 में आते हैं, जहाँ पर काना को एक कसिनो का कॉइन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, एंड काना उसे उठाते हुए अपने दोस्तों से बोलती है हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, अब हमें पैसों की सख्त जरूरत है, अगर हमें उन पुलिस वालों से बचना है तो हम हमेशा यूं भाग नहीं सकते। फिर वो सभी लोग कसिनो जाते हैं, जहां काना उन मशीनों के गेम्स को बार बार जीत रही थी, मानो जैसे कि उसे ये पता हो कि आखिर वो कौन सी मशीन से जीत सकती है। देन हम देखते कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, और काना उस आदमी की भी गेम जीतने में मदद करती है, जो देखकर वो आदमी ऑब्वियसली शॉक हो जाता है। यहाँ वो आदमी काना से बोलता है अगर तुम यहाँ पर किसी तरीके की कोई चीटिंग कर रही हो तो तुम प्लीज मत करो, बिकॉज यहाँ पर माफिया के लोग आते हैं जो कि चीटिंग करने वाले लोग को सीधा ऊपर पहुंचा देते हैं। यहाँ काना उस आदमी से बोलती है वैसे भी मुझे मशीनों वाले गेम नहीं खेलने हैं, मुझे एक साथ बहुत सारा पैसा जीतना है। जिस पर वो आदमी काना को ये बताता है कि एक गेम है रैबिट नोपकोव, उसमें तुम लगभग 100 गुना जीत सकती हो, लेकिन एट द सेम टाइम तुम उसमें 100 गुना हार भी सकती हो। और वो आदमी काना को इस बात की सलाह देता है कि तुम इस गेम को मत खेलना, लेकिन हम देखते हैं कि काना उस आदमी से जिद करने लगती है उसे उस गेम के रूल सिखाने के लिए। एंड गाइस फिर हम देखते हैं कि वो लोग गैम्बलिंग करने के लिए उस कसिनो के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर कई सारे माफिया के लोग बैठे हुए थे। चैप्टर नंबर 91 रैबिट नोपकोव।
वो सारे गैंगस्टर ये देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं कि एक बच्ची उनके साथ ये गेम खेलने के लिए आई थी। अब वो आदमी काना को दोबारा से गेम के सारे रूल रिकॉल कराने लगता है। यहाँ सारे गैंगस्टर ये देखकर हंस रहे थे कि ये बच्ची आखिर पहली बार में उन्हें इस गेम में कैसे हराएगी। अब गाइस काना ने बाहर जितने भी पैसे जीते थे वो इस गेम के अंदर वो सारे के सारे पैसे लगा देती है। अब गेम स्टार्ट होता है और हम देखते कि काना धड़ाधड़ सारे मैचेस को आराम से जीते जा रही थी। और ये देखकर कसिनो में मौजूद जितने भी लोग थे वो काना का गेम देखने के लिए आते हैं। अब उनमें से एक बंदा जो कि काना के साथ खेल रहा था वो फॉर सम रीजन काना को चीटिंग करने के लिए एक्सक्यूज करने लगता है। ठीक तभी काना के साथ वाला वो बंदा चाकू निकालकर उस बंदे को पीछे कर देता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि काना के साथ खेलने वाले सभी बंदे पूरी तरीके से कंगाल हो चुके थे, इसलिए अब काना फाइनली कसिनो के साथ खेलती है। यहाँ वो डीलर काना से पूछता है कि उन्हें अब कितने की शर्त लगानी है, जिस पर काना उस डीलर से बोलती है अब तक मैंने जितना भी जीता है उस सब पर। और गाइस काना की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद हर एक बंदा कंप्लीटली शॉक हो जाता है, बिकॉज काना के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना पैसा था कि अगर वो जीतती तो पूरा का पूरा कसिनो रोड पर आ जाता। वहीं लिटरली एट द सेम टाइम अगर काना हारती तो उसे बहुत ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता। एंड हम देखते कि ये सब देखकर सबकी टेंशन बढ़ रही थी, यहाँ तक कि उस कसिनो के ओनर की भी हालत खराब हो जाती है। बट हम देखते कि काना की शक्ल पर एक भी शिकन नहीं थी। और अब जैसे ही काना कार्ड उठाने वाली होती है वो डीलर अपनी गन निकाल लेता है। अब काना के साथ खड़े हुए सारे लोग भी अपनी अपनी गन एक दूसरे पर पॉइंट कर देते हैं। ठीक तभी काना के साथ वाला बंदा बोलता है गेम इज ओवर। डीलर ने अपनी गन उठा ली। फिर काना बोलती है कि मैं ये सारा पैसा यहाँ के लोगों को दे रही हूँ, लेकिन बदले में मेरी भी एक शर्त है, मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। चैप्टर नंबर 92 एस्केप। गाइस हम देखते कि काना की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग उस पैसे पर झपट्टा मारने लगते हैं। यहाँ काना उन सभी लोगों से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है देखो तुम सबको 5 बजे आ जाना है ओल्ड वार्ड स्क्वायर बिल्डिंग के पास में। फिर वहाँ पर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें उस कसिनो से निकलना पड़ता है। अब वो सभी लोग बाहर उस बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। ठीक तभी वहाँ पर मारिया सान बोलती है अब से कुछ समय पहले हम सब बिलियनर थे, लेकिन तुमने उन सभी को वो पैसे दे दिए, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी वहाँ पर आने वाला है। एक तभी वो बंदा बोलता है कि मैं बहुत समय से गैम्बलिंग कर रहा हूँ और गैम्बलिंग देख भी रहा हूँ, और मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि कौन चीटिंग कर रहा था और कौन नहीं। बट तुम्हें देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हें पहले से पता हो कि कौन सा पत्ता कब उठाना है। यहाँ काना उस आदमी को ये बताती है कि मेरे पास ये पावर बचपन से है, मैं चीजों के आर पार देख सकती हूँ और इवन मैं तो स्पून्स को भी बेंड कर सकती हूँ। एंड गाइस ये सब होना लाजमी भी था बिकॉज काना फ्रेंड की जो बेटी है। देन थोड़ी देर बाद हम देखते कि काना के बुलाने पर वहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 93 कन्फेशन। गाइस हमें युकीजी दिखाई जाती है जो कि मोनचैन की ग्रेव पर फूल चढ़ाने के लिए आई थी। एंड गाइस तुम्हें पहले के प्रीवियस चैप्टर में ये तो याद ही होगा कि मोनचैन को एक बीमारी थी, इसलिए अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। फिर हम देखते कि काना एक चर्च के अंदर उस प्रीस्ट से मिलती है, वही गैंगस्टर ली के मर्डर वाला जो कि पहले गैंगस्टर था और बाद में जाकर प्रीस्ट बन गया। और काना उस प्रीस्ट से ये कहती है मुझे आपकी मदद चाहिए पोपे के असैसिनेशन को रुकवाने के लिए। गाइस अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि ये साला पोपे कौन है, लेकिन मांगा में सिर्फ हमें इतना बताया गया है कि ये कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है जिसके मरने से पूरी दुनिया काफी हद तक चेंज हो सकती है। यहाँ काना उस प्रीस्ट को ये बताती है कि उसके अंकल केंजी को फ्रीम करा गया था, असलियत में जिसने वो तबाही मचाई थी वो तो फ्रेंड था। इस पर वो प्रीस्ट बोलता है मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा बिलीव है, बट क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई सबूत है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। बट काना बोल कि मेरे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन ये है मेरे अंकल की बुक ऑफ प्रोफेसी जो कि उन्होंने 1969 में लिखी थी, और इसी बुक के अंदर फ्रेंड ने सब कुछ प्लान किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वालों को ये खबर मिलती है कि कई सारे माफिया ओल्ड वार्ड बिल्डिंग के बाहर दिखे थे, और ये सुनने में भी आया था कि वो बहुत जल्दी चर्च में गैदरिंग भी करने वाले हैं। इस पर वो साइड वाला पुलिसमैन बोलता है कि मुझे तो ये लगता है कि वो सारे गैंगस्टर मिलकर पोपे के असैसिनेशन का प्लान बना रहे हैं। अब असैसिनेशन बोले तो मर्डर। एंड उन दोनों की ये बात सुनकर वो तिल वाला पुलिसमैन वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है सन 2000 में, जहाँ यूकीजी मोनचैन के साथ हॉस्पिटल में थी एंड अपना मोनचैन यूकीजी को नई बुक ऑफ प्रोफेसी देता है। चैप्टर नंबर 94 द न्यू बुक ऑफ प्रोफेसी।
हम देखते कि उस न्यू बुक ऑफ प्रोफेसी में आगे के प्लान लिखे हुए थे कि कैसे 2014 में एक गैदरिंग होगी शिंजुकू के चर्च में, जहां पर जस्टिस के नाम पर एक सेवियर आएगा और उस सेवियर की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। और इस चीज को याद रखना, ये चीज आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। और वहीं दूसरे पेज पर एक्सपो 2020 की बात रखी थी एंड लास्ट पेज पर लिखा हुआ था ए न्यू वर्ल्ड प्रेसिडेंट विल बी बोर्न। एंड अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि फ्रेंड का लास्ट गोल असल में क्या है। यहाँ युकीजी मोनचैन से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये न्यू बुक ऑफ प्रोफेसी कहाँ से आई, जिस पर मोनचैन युकीजी को बताता है कि आज से कुछ दिन पहले किसी ने इसे मेरे डोर पर डिलीवर किया था। कुरियर पर भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उन्हीं में से किसी बंदे ने मुझे ये भेजी होगी। लेकिन इस चीज के 2 दिन बाद में मोनचैन हॉस्पिटल से गायब हो जाता है और फिर उसके बाद से किसी ने भी उसे नहीं देखा। और गाइस फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर चर्च में कई सारे लोग आ चुके थे एंड काना अपनी स्पीच की वजह से बहुत ज्यादा नर्वस थी। बट काना अपने अंकल केंजी को याद करती है एंड वो स्टेज की तरफ निकल जाती है। चैप्टर नंबर 95 ऑन द पुलपिट। हम देखते कि वो चर्च वाली बात सभी होमलेस बंदों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद ओचो वहां से खड़ा होकर चर्च की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो सारे गैंगस्टर काना की बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए फिर काना स्पून बैंड कर उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। लेकिन फिर उन सभी को ये लग रहा था कि ये कोई मैजिक ट्रिक होगी। लेकिन फिर काना उन लोगों से बोलती है कि तुम सब लोग क्या भूल गए कि मैंने कसिनो में किस तरीके से पैसे जीते थे। हाँ मैं मानती हूँ अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं आराम से अपनी ट्रिक की मदद से जितना चाहे उतना पैसा जीत सकती हूँ। तो बताओ कौन कौन मेरे साथ है। एंड गाइस हम देखते कि वो सब लोग काना के साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ काना बोलती है यहाँ टोटल 3 तरह के आदमी हैं, चाइनीज गैंग, थाई गैंग और होमलेस बंदे। हम तीनों ग्रुप से एक एक लीडर अपॉइंट कर लेते हैं। देन हम देखते कि उन तीनों ग्रुप के तीनों लीडर स्टेज पर आते हैं। फिर वो चारों अपने हाथ मिलाने वाले ही होते हैं। ठीक तभी काना बोलती है मैं तुम सभी लोगों को फिर से बता रही हूँ, मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करा है। और हाँ अगर तुम लोग मुझे ज्वाइन करो तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब देखो गाइस, अगर तुम्हें मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अगर इस वीडियो के ऊपर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं 20th सेंचुरीज बॉयज को यहीं पर स्टॉप कर दूंगा एंड कोई नई मांगा चालू करूंगा। बिकॉज तुम्हें भी पता है कि एक 25 मिनट की वीडियो बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। बाकी तुम्हारी मर्जी। चैप्टर नंबर 96 द सेवियर। हम देखते कि काना उन लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर सिर्फ वही रहेगा जो कि अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो। जो सुनकर वो तीनों के तीनों एंड वो पूरी की पूरी ऑडियंस शॉक हो जाती है। एंड काना अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है क्या तुम लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। बट गाइस ठीक तभी हम देखते कि पीछे से एक आवाज आती है, सो पैथेटिक, फुल ग्रो मैन, सो स्केर्ड दे कांट इवन स्पीक। एंड गाइस हम देखते कि वहाँ पर वही थाई गैंग का लीडर आ जाता है, जिन्हें वहाँ पर देखकर लिटरली सबकी फट जाती है। यहाँ वो थाई लीडर काना से बोलता है जब मैंने सुना कि कोई लड़की यहाँ पर दंगा कर रही है तो मुझे लगा कि वो जरूर तुम ही होगी। जिस पर अपनी काना भी लाइक आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुश हुई बॉस। यहाँ वो थाई लीडर बोलता है कि तुम अब अंदर क्यों नहीं आ जाते। एंड गाइस हम देखते हैं कि वहाँ पर लिटरली चाइनीज गैंग का लीडर भी आ जाता है, जो कि काना से बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ इन सभी लोगों को इकट्ठा करना वो सब कसिनो में कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब यहाँ पर वो थाई गैंगस्टर काना को बताता है कि जल्दी ही पोपे शिंजुकू का दौरा करने वाला था एक्सपो को देखने के लिए, इसलिए ये इन गैंगस्टर के बॉस के लिए बिजनेस का एक काफी अच्छा मौका था। बट इस पर काना उन दोनों से बोलती है कि आप लोग इस चीज को कुछ ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे हो, बिकॉज क्या होगा कि अगर पोपे शिंजुकू से वापस सुरक्षित नहीं लौटा, इस चीज का पूरा दोष तुम पर आएगा। बट इस पर वो थाई गैंगस्टर बोलता है कि हम तब तक कोई काम नहीं करते जब तक हमें उससे कोई मुनाफा नहीं होता। बट इस पर अपनी काना बोलती है मेरे अंकल केंजी ने भी कुछ यूं ही किया था, फिर उन्हें उस राक्षस ने एक आतंकवादी बना दिया। प्लीज आपको पोपे की सुरक्षा करनी ही होगी। यहाँ वो सारे गैंगस्टर एक साथ इकट्ठा हुए थे, ये खबर पुलिस तक पहुँच जाती है, इसलिए वहाँ पर बात ज्यादा खराब ना हो, इसलिए पुलिस अपनी शॉटगन लेकर चर्च के बाहर जाती है ताकि वो उन लोगों को वहाँ से भगा सके। अब बेसिकली पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ये लोग पोपे के असैसिनेशन के लिए प्लान कर रहे थे, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर हम देखते कि पुलिस वाला जैसे
जैसे ही अपनी शॉटगन लेने के लिए अपना लॉकर चेक करता है तो सरप्राइजिंगली वहाँ से उसकी शॉटगन गायब थी। ठीक तभी हम देखते हैं युकीजी को, जो कि वहाँ पर पहुँच जाती है, बट ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो अंदर नहीं घुस पाती। अब बेसिकली गाइस, मोन चैन ने उसे जो न्यू बुक ऑफ प्रोफेसी दी थी उसके अंदर लिखा था ना कि 2014 में एक मीटिंग होगी एक चर्च के अंदर। इसी वजह से युकीजी यहाँ पर पहुंची है उस इंसान को बचाने के लिए। यहाँ हम देखते कि युकीजी को वहाँ खड़े लोगों से पता चलता है कि अंदर कोई छोटी बच्ची भाषण दे रही है एंड वो समझ जाते है कि वो और कोई नहीं बल्कि अपनी काना ही है। एंड हम देखते कि वो जैसे तैसे कर हॉल के अंदर पहुंच जाती है एंड ठीक तभी वो तिल वाला पुलिसमैन भी अपनी गन निकाल लेता है। चैप्टर नंबर 97, द असैसिनेशन। यहाँ काना उन दोनों गैंगस्टर को ये बताती है कि फ्रेंड पोपे को मारने की कोशिश करेगा, बट ऑब्वियसली इस पर वो दोनों काना से बोलते हैं कि आखिर फ्रेंड ऐसा क्यों करेगा, ये सब करने से उसे हासिल क्या होगा। बट इस पर अपनी काना बोलती है आप बस नहीं जानते हैं आखिर फ्रेंड असल में कैसा है। उसने इस पूरी ब्लडी न्यू ईयर ईव को प्लान किया और इन सारी चीजों का इल्जाम मेरे अंकल केंजी के ऊपर डाल दिया एंड फाइनली उन्हें एक आतंकवादी भी बना दिया। एंड अब फ्रेंड ह्यूमैनिटी को बचाने वाला एक हीरो बन चुका है और अब अगली बारी तुम्हारी होगी। आप दोनों को पोपे के असैसिनेशन के लिए फंसाया जाएगा। अपनी इनोसेंस बनाए रखने से अब कोई भी काम नहीं चलेगा। कोई भी माफिया बदमाशों के झुंड की बात नहीं सुनेगा। जिन भी लोगों ने शिंजुकू को एक काला बाजार बना रखा है और इसे एक लंबी गैंग वॉर में बदल रखा है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सो प्लीज लैंड मी योर पावर सो वी कैन प्रोटेक्ट द पोपे। एंड हम देखते हैं कि ठीक तभी पीछे से युकीजी काना से बोलती है कि नीचे झुको एंड चाइनीज और थाई गैंग के बॉडीगार्ड उन दोनों को एक झटके से पीछे खींच लेते हैं बिकॉज उस तिल वाले पुलिसमैन ने काना को शूट करने के लिए अपनी शॉटगन निकाल ली थी, जो देखकर काना कुछ समझ ही नहीं पाती। बट गाइस, ठीक तभी पीछे से चर्च का गिलास टूटता है और वहां पर एंट्री लेता है अपना ओचो, जो कि काना को उस पुलिसमैन से प्रोटेक्ट करने के लिए काना के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि काना हमारी आखिरी होप है। चैप्टर नंबर 98, द असैसिनेशन बुलेट। हम देखते कि वो तिल वाला पुलिसमैन ओचो को शूट करने के लिए जैसे ही अपनी शॉटगन का ट्रिगर दबाता है, ठीक तभी पीछे से एक बुलेट आकर उसे हेडशॉट देती है, जो देखकर ऑब्वियसली सभी के सभी लोग कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। और ठीक तभी अपना ओचो भागकर उस पुलिसमैन के पास जाता है जिसके लास्ट वर्ड थे ए सेवियर विल असिस्ट इन द नेम ऑफ द जस्टिस बट बी असैसिनेटेड। एंड लास्ट में वो बोलता है फ्रेंड तुम्हारी उम्र लंबी हो एंड ही विल डाई। यहाँ अपना ओचो उस पुलिस वाले की गन उठाता है एंड वो युकीजी की तरफ देखते हुए बोलता है प्लीज मेरे लिए काना का ध्यान रखना। एंड ओचो वहाँ से भागकर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ से वो बुलेट चली थी। एंड गाइस, हम देखते कि वो मांगाका और ओचो उस बिल्डिंग के छत तक पहुँच जाते हैं एंड उस बिल्डिंग के छत पर जाने के बाद जो कुछ भी उन्हें दिखता है वो देखकर वो कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं बिकॉज उस चर्च के सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था फ्रेंड का सबसे बड़ा भक्त यानी कि अपना मसाओ, जो कि ओचो को देखकर बोलता है ए सेवियर विल असिस्ट इन द नेम ऑफ द जस्टिस बट बी असैसिनेटेड, जो सुनकर ओचो की लिटरली फट जाती है। यहाँ ओचो मसाओ को न्यू बुक ऑफ प्रोफेसी भी दिखाता है एंड उसमें लिखी हुई अगली प्रोफेसी पढ़कर भी उसे बताता है जब एक पवित्र माता अवतरित होगी वो अपने साथ स्वर्ग या नर्क लेकर आएगी। और ठीक तभी उस छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है एंड उसके अंदर से एक सिड्डी निकलती है जिसके ऊपर लटक कर मसाओ वहाँ से जाने लगता है एंड वो जाते जाते ओचो से बोलता है काना की माँ, जो सुनकर ओचो अगेन कम्प्लीटली शॉक हो जाता है एंड उसे ये फ्लैशबैक याद आता है जहाँ केंजी ने उसे ये बताया था कि जो उसकी भांजी काना है वो उसकी बहन और फ्रेंड की बेटी है। एंड ओचो ये समझ जाता है कि काना की लापता बहन जल्दी ही आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जिसकी वजह से चर्च के अंदर भगदड़ मच जाती है। यहाँ वो मांगाका ओचो से बोलता है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना पुलिस हमें भी पकड़ लेगी। चैप्टर नंबर 99, सीज फायर। यहाँ ओचो और वो मांगाका एक तार के ऊपर लटक कर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चर्च के अंदर भगदड़ मच चुकी थी बिकॉज चर्च के बाहर उन सभी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस खड़ी थी। यहाँ काना बोलती है आपने उसे देखा, वो आदमी जिसने मुझे गोली मारने की कोशिश की वो एक पुलिस ऑफिसर है। मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है, स्पेशली बात जब तुम्हारे जैसे माफिया की हो। लेकिन मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा
मेरा मानना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम लोग पुलिस वाले से ज्यादा बेहतर पार्टनर बन सकते हो। प्लीज तुम मुझे अपनी शक्ति दो ताकि हम दोनों मिलकर पोपे की रक्षा कर सके। इस पर वो थाई गैंगस्टर बोलता है कि मैं उस आदमी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ जो रंगीन कांच वाली खिड़की से कूद गया था। आज से लगभग बहुत सालों पहले थाई अंडरवर्ल्ड में उसका नाम शोगन था और वो एक बहुत ज्यादा डेंजरस आदमी था और मैं अब उससे किसी भी तरीके से दोबारा नहीं उलझना चाहता। इस पर वो चाइनीज गैंगस्टर बोलता है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने बिजनेस से पूरी दुनिया को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। एंड सरप्राइजिंगली गाइस वो दोनों गैंगस्टर आपस में हाथ मिला लेते हैं एंड अपनी सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर देते हैं, जो देखकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। बट तभी हम देखते कि अपना चूनो भागकर बाहर जाता है बिकॉज ऑब्वियसली यार वो एक पुलिसमैन था एंड वो पुलिस से थोड़ी देर बकैती कर अंदर मौजूद लोगों के लिए थोड़ा समय खरीदना चाहता था ताकि वो लोग वहाँ से सुरक्षित भाग सके। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी काना काम करती थी एंड काना का बॉस ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश था कि अब फाइनली चाइनीज और थाई गैंग के बीच की दुश्मनी खत्म हो चुकी है और अब वो शांति से अपना धंधा भी कर सकता है। बट यूकी जी काना को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में थी बिकॉज अगर वो जो आज सही वक्त पर नहीं आता तो वो पुलिसमैन काना का गेम खलास कर देता एंड बिकॉज केंजी ने काना की पूरी जिम्मेदारी यूकीजी को दी थी इसलिए काना यूकीजी की बेटी की तरह थी। एंड गाइस हम देखते कि काना केंजी को याद कर रोने लगती है। चैप्टर नंबर 100 क्रॉस रोड। वेल गाइस हम देखते कि कोइजुमी ने अभी अभी एक भयानक सपना देखा था जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। अब कोइजुमी तामोदाची लैंड से वापस अपने घर आ चुकी थी लेकिन उसे अभी भी यही लग रहा था कि कोई ना कोई उस पर हर समय नजर रखे हुए था, इसलिए वो अपने पूरे कमरे को चेक करने लगती है। बट ऑब्वियसली यार उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद कोइजुमी सिंपली अपने स्कूल चली जाती है। बट उसे अभी भी वहाँ पर यही लग रहा था कि हर कोई सिर्फ उसे ही घूरे जा रहा है। इवन कोइजुमी तो अपनी दोस्त तक पे भी शक कर रही थी। खैर हम देखते कि कोइजुमी की दोस्त उसे ये बताती है कि जब से कोइजुमी तामोदाची लैंड गई है तब से स्कूल में कई सारी चीजें हो चुकी है, जैसे कि उनके इंग्लिश वाले टीचर अरेस्ट हो गए एंड बॉम्बर लड़की वापस आ गई। और गाइस ठीक तभी हम देखते कि कोइजुमी चलते चलते एक लड़के के आगे से गुजरती है जो कि और कोई नहीं बल्कि अपनी काना होती है एंड कोइजुमी काना को देखकर उसे हाय बोलती है। चैप्टर नंबर 101 सर्विलियंस। वेल गाइस मांगा की स्टार्टिंग में हम देखते कि कोइजुमी काना को उसके नाम से बुलाती है, जिस पर काना कोइजुमी से बोलते कि आखिर वो उससे चाहती क्या है। एंड इस पर अपनी कोइजुमी बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है बिकॉज कोइजुमी गॉड की वजह से काना के बारे में सब कुछ जानती थी एंड क्योंकि गॉड ने कोइजुमी को उस ब्लडी न्यू ईयर ईव के बारे में किसी से भी बात करने से मना किया था, इसलिए कोइजुमी काना के आगे कुछ भी नहीं बोल पाती एंड काना वहाँ से सिंपली चली जाती है। देन सीन शिफ्ट होता और हमें उस रामन वाली की शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर अपनी काना काम करती थी एंड इस समय उस शॉप के ऊपर गॉड आया होता है जिससे कि वहाँ पर यूकीजी बैठी दिखती है एंड इन दोनों के बीच में कई सारी बातें होती है। अब बेसिकली गाइस जो अपनी यूकीजी थी वो गॉड पर बाकियों के जितना विश्वास नहीं करती थी, इसलिए इतने सालों में उसने कभी भी गॉड से कांटेक्ट करने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। एंड इस पर गॉड यूकीजी से पूछता है कि आखिर वो उसे क्या समझती है, दोस्त या फिर दुश्मन। एंड इस पर यूकीजी गॉड से बोलती है कि उसे नहीं पता है। दूसरी तरफ हम कोइजुमी को देखते हैं जिसे कि अभी भी तामोदाची लैंड में हुए उस एक्सपीरियंस की वजह से नाइटमेयर आ रहे होते हैं। देन सीन शिफ्ट होता और हमें कोइजुमी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोइजुमी काना के ऊपर नजर रखी हुई थी एंड कोइजुमी हमें ये बताती है कि काना अपना ज्यादातर टाइम स्कूल में अकेले बिताती है एंड वो स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती। एंड स्कूल के बाद काना ब्लैक मार्केट के बगल में मौजूद काबुकी में सामान डिलीवर करती है। हालांकि जब काना उस डरावनी जगह पर डिलीवरी करने के लिए जाती है तो कई सारे डरावने दिखने वाले लोग काना को देखने के लिए बाहर आते हैं एंड वो सभी लोग काना के सामने अपना सर झुकाते हैं। और जब काना का काम पूरा हो जाता है तो वो लोग काना को वीआईपी की तरह अपनी काली कार में बैठाकर चाइनीज रेस्टोरेंट में वापस छोड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो काम करती है। देन सीन शिफ्ट होता और हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोइजुमी स्टिल काना के ऊपर नजर रखी हुई थी। यहाँ पर कोइजुमी काफी ज्यादा परेशान थी बिकॉज काना के ऊपर नजर रखने के चक्कर में वो काना से बात नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर उस कैफे में मौजूद टीवी के ऊपर एक्सपो 2015 की न्यूज दिखाई जा रही थी जो देखकर काना
काना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड उस कैफे के ओनर को उस टीवी को बंद करने के लिए बोलती है, बट इस पर वो कैफे का ओनर सिंपली काना को मना कर देता है, जो सुनकर काना उस कैफे से चली जाती है। बट तभी कोइजुमी को पीछे से एक आवाज आती है कि आखिर तुम्हें उस लड़की में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है। एंड गाइस हम देखते कि कोइजुमी के सामने उसकी तामोदाची लैंड की ड्रीम नेविगेटर बैठी हुई थी तकात्सुगी, जो काना को देखकर किसी को कॉल लगाती है। अब बेसिकली गाइस जो ये ड्रीम नेविगेटर थी ये कोइजुमी को दोबारा से तामोदाची वर्ल्ड भेजना चाहती थी, बिकॉज उसके हिसाब से कोइजुमी का ढंग से ब्रेन वॉश नहीं हुआ था। एंड उस ड्रीम नेविगेटर की ये बात सुनकर कोइजुमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ हम देखते कि उस ड्रीम नेविगेटर के सामने वाली टेबल पर रखी सारी स्पून्स बेंड हो चुकी थी। एंड हाँ, तामोदाची लैंड और तामोदाची वर्ल्ड दो अलग अलग जगह है। तामोदाची वर्ल्ड तामोदाची लैंड से बहुत बड़ा है। एंड अब जो कोइजुमी की ड्रीम नेविगेटर थी वो कोइजुमी को तामोदाची वर्ल्ड भेजना चाहती थी। चैप्टर नंबर 102 ए न्यू टीचर। वेल गाइस हमें काना के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे एक लड़के को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। यहाँ वो लड़का उन बुलिस से बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। एंड इस पर वो तीनों बुली उस बच्चे से बोलते कि अगर तूने कल तक हमें 1 लाख रुपए नहीं दिए तो हम तेरी बहुत बुरी हालत करेंगे। एंड ये सब बोलकर वो बुलिस वहाँ से चले जाते हैं। एंड उन सभी बुलिस के जाने के बाद उस बच्चे के पास एक आदमी आता है, जो कि उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो अब ठीक है। एंड इस पर वो बच्चा उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो आदमी है कौन। एंड इस पर वो आदमी उस बच्चे को ये बताता है कि अब से वो उनका नया टीचर है। यहाँ पर वो बच्चा उस आदमी से बोलता है कि आखिर तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। बट तभी वो बच्चा ये देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाता है कि वो आदमी उसे देखकर रो रहा था। एंड इस सीन को याद रखना आगे के चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें कोइजुमी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोइजुमी अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो तामोदाची वर्ल्ड नहीं जाना चाहती है। वहाँ सभी लोग मिलकर उसका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, बट यहाँ पर कोइजुमी के मॉम और डैड कोइजुमी को पागल समझ रहते हैं, इसलिए फिर थक हार कर कोइजुमी वापस अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर उस दिन उस कैफे पे हुआ क्या था। यहाँ पर वो ड्रीम नेविगेटर कोइजुमी से बोलती है कि जैसे ही तामोदाची वर्ल्ड में कोई जगह खाली होगी वो लोग उसे लेने के लिए वापस आएंगे। मे बी इन सब चीजों में 48 घंटे का समय लगेगा। और हाँ, एक बात और, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम खामखा मारी जाओगी। एंड गाइस हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर कोइजुमी इस बारे में सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। बट तभी गाइस कोइजुमी को योशितुने का दिया हुआ वो कार्ड याद आता है, जिस पर योशितुने का एड्रेस लिखा हुआ था। और योशितुने ने ये बात कोइजुमी से बोली थी कि अगर फ्यूचर में कभी भी उसे उसकी मदद की जरूरत होगी तो वो बेझिझक इस एड्रेस के ऊपर आ सकती थी। एंड गाइस हम देखते कि उस एड्रेस को फॉलो करते हुए कोइजुमी एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर किसी भी बिल्डिंग का नामो निशान नहीं था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फोन बूथ मौजूद था। एंड इसलिए कोइजुमी उस फोन बूथ के पास चली जाती है। एंड जैसे ही कोइजुमी फोन करने के लिए फोन बूथ को टच करने वाली होती है, ठीक तभी उस फोन बूथ के ऊपर एक कॉल आता है, जो देखकर कोइजुमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एंड जब कोइजुमी उस कॉल को पिक करती है तब उसे पता चलता है कि वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि योशितुने का था। यहाँ पर अपनी कोइजुमी योशितुने को अपनी पूरी सिचुएशन समझाती है, बट इस पर योशितुने कोइजुमी को बताता है कि तामोदाची लैंड में अब उसका प्रमोशन हो गया है, इसलिए अब वो लोग वहाँ से उसका ट्रांसफर सीधा तामोदाची वर्ल्ड में कर रहे हैं। एंड अगर कोइजुमी की किस्मत अच्छी होगी तो वो उसे वहाँ पर जरूर मिलेगा एंड वो उसकी मदद भी करेगा। बट यहाँ पर कोइजुमी योशितुने से बोलती है कि वो तामोदाची वर्ल्ड नहीं जाना चाहती है। एंड वो योशितुने को ये बात भी बताती है कि उसे फ्रेंड का वो डरावना चेहरा अभी भी याद है। एंड वो हाल फिलहाल के दिनों में काना से भी मिली थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा हेल्दी दिख रही थी। एंड कोइजुमी की ये बात सुनकर लिटरली योशितुने रोने लगता है। यहाँ पर योशितुने कोइजुमी से बोलता है कि वो जितना हो सके उतना जल्दी वहाँ पर आने की कोशिश करेगा, बट अगर वो किसी भी रीजन से सही समय पर कोइजुमी के पास नहीं पहुंच पाता तो उन दोनों की मुलाकात सीधा तामोदाची वर्ल्ड में होगी। एंड ये सब कहकर योशितुने उसका कॉल कट कर देता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें कोइजुमी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोइजुमी तामोदाची वर्ल्ड में जाने का सोचकर पूरी रात सो नहीं पाती। ठीक तभी हम देखते कि कोइजुमी की क्लास में एक आदमी एंटर करता है। यहाँ कोइजुमी की फ्रेंड कोइजुमी को बताती है कि ये अब से उनका नया इंग्लिश टीचर है। जब अपनी कोइजुमी उस नए टीचर का चेहरा देखती है तो उसे वही फ्रेंड का वो डरावना चेहरा याद आता है, जो देखकर कोइजुमी तेजी से चिल्लाती है। चैप्टर नंबर 103 टेरिफाइंग।
वेल गाइस, कोइजुमी अपने इंग्लिश टीचर को देखकर बहुत तेजी से चिल्लाती है। यहाँ कोइजुमी का इंग्लिश टीचर उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली कोइजुमी तब तक बेहोश हो जाती है। एंड ये सब देखकर कोइजुमी की पूरी क्लास कंप्लीटली शॉक हो जाती है। यहाँ पर कोइजुमी को नर्स ऑफिस में भेज दिया जाता है। वहीं उनका जो नया इंग्लिश वाला टीचर था वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। एंड तभी हमें उस आदमी की शक्ल दिखाई जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना सादाकियो था। यहाँ सीन शिफ्ट होता और हमें नर्स रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोइजुमी अभी भी एक बुरा सपना देख रही थी। ठीक तभी कोइजुमी की नींद टूटती है एंड उसे अपने सामने दिखती है काना। एंड काना यहाँ पर कोइजुमी से बोलती है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्या तुम प्लीज थोड़ा शांत हो सकती हो। यहाँ काना कोइजुमी को बताती है कि अब स्कूल खत्म हो चुका है एंड यहाँ पर उसके दोस्त उसे लेने के लिए आए थे, बट नर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि तुम्हें आराम की जरूरत थी। यहाँ कोइजुमी काना से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। एंड इस पर काना कोइजुमी को ये बताती है कि उसके हिस्ट्री टीचर के साथ में उसकी एक छोटी सी लड़ाई हो गई जिस वजह से उसके टीचर ने उसे बाहर निकाल दिया एंड फिर वो यहाँ पर आ गई। यहाँ कोइजुमी काना से बोलती है कि मैं योशितुने से मिली, तुम उसे जानती हो ना, तुम्हारे अंकल केंजी के दोस्त। एंड कोइजुमी की ये बात सुनकर काना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ कोइजुमी काना को सब कुछ बता देती है जो कुछ भी उसने अब तक देखा और सुना था। एंड यहाँ पर कोइजुमी काना से मदद मांगती है और कोइजुमी काना को ये भी बताती है कि सादाकियो ही फ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा डरावना है, बच्चे की बॉडी पर एक आदमी का मुंह, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारा नया इंग्लिश वाला टीचर है। एंड ये सुनकर काना कोइजुमी से बोलती है कि इसके आगे की बात हम दोनों हमारे घर जाके करेंगे, तुम प्लीज यहीं रुकना, मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। एंड ये सब बोलकर काना नर्स ऑफिस से भागकर सीधा फैसिलिटी रूम की तरफ चली जाती है जहाँ पर सारे के सारे टीचर मौजूद थे। एंड काना वहाँ पर जाकर पूछती है कि आखिर वो नया वाला इंग्लिश टीचर कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ हम कोइजुमी को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में अपना बैग लेने के लिए जाती है, लेकिन जब कोइजुमी अपनी क्लास में एंटर करती है तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि वहाँ पर सादाकियो पहले से मौजूद था। एंड वो कोइजुमी को देखकर बोलता है मैंने तुम्हें अब तक अपना सिलेबस नहीं दिया है एंड हमारा इंट्रोडक्शन होना भी अभी बाकी है। मेरा नाम है सादा कियोशी और मुझे मेरे स्कूल के दोस्त सादाकियो कहकर बुलाते हैं। चैप्टर नंबर 104 कलेक्टर। वेल गाइस, हम देखते कि काना भागकर नर्स रूम में जाती है बट उसे वहाँ पर कोइजुमी का नामो निशान नहीं मिलता, इसलिए फिर काना जल्दी से जाकर कोइजुमी की क्लास में भी चेक करती है बट वहाँ पर ना तो कोइजुमी थी और ना ही उनका नया इंग्लिश वाला टीचर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कोइजुमी को जो कि सादाकियो के साथ थी और यहाँ पर सादाकियो कोइजुमी को उसके घर छोड़ने का बोलकर अपनी कार में बैठा ले जाता है, बट फिर रास्ते में बहुत तेज बरसात होने की वजह से सादाकियो कोइजुमी को अपने घर ले जाता है। यहाँ जैसे ही कोइजुमी सादाकियो के घर पहुंचती है, सादाकियो बोलता है मॉम मैं घर आ गया एंड मैं अपने साथ एक मेहमान भी लाया हूँ। यहाँ कोइजुमी जैसे ही सादाकियो के घर में जाती है तो उसे दिखता है कि वहाँ पर एक्सपो 70 के बैनर एंड कई सारे 90s के रोबोट थे। यहाँ सादाकियो कोइजुमी को अपने रूम में बैठने का बोल के उसके लिए किचन में चाय लेने के लिए चला जाता है। एंड जब कोइजुमी सादाकियो के रूम में जाती है तो वो पूरा रूम हर तरह से टॉयज से भरा हुआ था। एंड यहाँ पर कोइजुमी को कई सारी पुरानी मांगास भी दिखती है जिन्हें की वो आराम से पढ़ने लगती है, बट तभी कोइजुमी को ये बात याद आती है कि उसे यहाँ से बाहर भी निकलना है, इसलिए कोइजुमी बारी बारी से हर एक रूम को चेक करने लगती है। एंड उन्हीं रूम में से एक रूम की दीवारों पर कई सारे मास्क टंगे हुए थे एंड उन सभी मास्क में से एक मास्क था ये निंजा हथौड़ी का मास्क, जो देखकर कोइजुमी की हालत खराब हो जाती है। बट ठीक तभी पीछे से एक आवाज आती है कि क्या तुमने तामोदाची वर्ल्ड के वर्चुअल अट्रैक्शन में मेरा मास्क हटाकर मेरा चेहरा देख लिया था। एंड हम देखते कि सादाकियो ने वही निंजा हथौड़ी का मास्क पहन रखा था एंड सादाकियो कोइजुमी से बोलता है डू यू थिंक आई एम फ्रेंड। चैप्टर नंबर 105 सोलिली क्योई। वेल सादाकियो कोइजुमी से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं फ्रेंड हूँ और ब्लडी न्यू ईयर ईव पर मैंने ही लोगों को मारा था। अब गाइस बाकी की बातें जानने से पहले तुम्हारी एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल सादाकियो थोड़ा पागल टाइप है बिकॉज उसे लगता है कि उसकी मॉम उसके आसपास ही है, बट एक्चुअली में सादाकियो हेलुसिनेट कर रहा है। खैर हम देखते हैं कि सादाकियो की इमेजिनरी मॉम उसे खाना खाने के लिए बोलती है, इसलिए फिर कोइजुमी एंड सादाकियो साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। यहाँ सादाकियो कोइजुमी से बोलता है कि क्या तुम्हें न्यू बुक ऑफ
प्रोफेसी के बारे में पता है? उसमें जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही होता है। एंड न्यू बुक ऑफ प्रोफेसी के अकॉर्डिंग जल्दी ही एक नया वर्ल्ड प्रेसिडेंट बनेगा। अब बेसिकली वर्ल्ड प्रेसिडेंट बोले तो वो इंसान जो कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके से वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता हो। खैर गाइस, हम देखते कि ठीक तभी सादाकियो को लैंडलाइन के ऊपर एक कॉल आता है, जिसे कि जैसे ही सादाकियो पिक करता है तो उसे पता लगता है कि वो फोन स्कूल से आया था, जहाँ स्कूल की प्रिंसिपल सादाकियो से पूछती कि क्या कोइजुमी उसके साथ है। एंड इस पर सादाकियो स्कूल की प्रिंसिपल को सिंपली मना कर देता है। बट तभी कोइजुमी भागकर सादाकियो के हाथ से फोन छीनती है एंड वो प्रिंसिपल से मदद मांगने लगती है। बट वो आगे और कुछ बोल पाती उससे पहले सादाकियो फोन की लाइन को काट देता है। यहाँ सादाकियो कोइजुमी से बोलता है कि क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया? खैर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड गाइस, हम देखते कि सादाकियो अपने रूम में जाता है एंड वहाँ से वो एक बेसबॉल बैट लेकर आता है, जो देखकर कोइजुमी बहुत ज्यादा डर जाती है। बट तभी सादाकियो अपने लिविंग रूम में जाता है ये कहते हुए, मॉम मैं आ रहा हूँ। एंड गाइस, हम देखते कि टेबल पर रखे हुए लैपटॉप पर कोइजुमी की ड्रीम नेविगेटर थी एंड सादाकियो बार बार उसे अपनी मॉम बोल रहा था। एंड ठीक तभी सादाकियो को कुछ होता है और वो अपने बेसबॉल बैट की मदद से पूरे रूम में चीजों को तोड़ने लगता है। एंड गाइस, देखते ही देखते सादाकियो अपने पूरे के पूरे लिविंग रूम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है ये कहते हुए, आई एम गुड नाउ, टेक मी टू सी यू एंडो काना। वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम वीडियो के सेक्शन तक पहुंच चुके हो और अगर तुम्हें मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 सेकंड लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा कि अगर इस वीडियो के ऊपर मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं पूरी की पूरी 20th सेंचुरी बॉयज की सीरीज को यहीं पर शट डाउन कर दूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा चाहो मैं वैसा ही करूंगा। चैप्टर नंबर 106, रूम ऑफ अ फ्रेंड। वेल गाइस, हम देखते कि सादाकियो कोइजुमी से बोलता है कि जल्द से जल्द उसे काना से मिलना होगा, जिस पर कोइजुमी सादाकियो से इसका रीजन पूछती है। एंड सादाकियो कोइजुमी को ये बताता है द होली मदर विल बी डिसेंड, यानी कि पवित्र माता अवतरित होने वाली है। अब यहाँ पर सादाकियो कोइजुमी को ये बात बताता है कि उन्हें अब बहुत ज्यादा जल्दी करनी होगी, क्योंकि कोइजुमी ने फोन कॉल पर प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया था एंड प्रिंसिपल फ्रेंड के साथ मिला हुआ था, जिसका सीधा सा मतलब है कि ड्रीम नेविगेटर किसी भी समय यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। इसलिए सादाकियो जल्दी से जाकर अपने एंट्रेंस गेट को बंद कर देता है। बट ठीक तभी हम देखते कि वहाँ पर वो सभी ड्रीम नेविगेटर आ जाते हैं, जो कि सादाकियो को कोइजुमी को उन्हें सौंपने के लिए बोलते हैं। बट ऑब्वियसली गाइस, सादाकियो ने ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर वो ड्रीम नेविगेटर सादाकियो से बोलते हैं कि अगर उसने उनके साथ कोऑपरेट नहीं करा तो वो गेट तोड़कर सीधा अंदर घुस जाएंगे एंड जबरदस्ती वो सभी लोग कोइजुमी को यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। एंड गाइस, इस पर अपना सादाकियो कोऑपरेट करने के लिए मान भी जाता है, मगर थोड़ा अलग तरीके से। वेल, सादाकियो अपने पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क देता है एंड वो उन सभी ड्रीम नेविगेटर से कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी अंदर घुसने की कोशिश करी तो मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। अब बेसिकली गाइस, यहाँ पर सादाकियो का प्लान था कि वो इस घर में आग लगाकर ड्रीम नेविगेटर का ध्यान भटकाएगा एंड मौका मिलते ही वो कोइजुमी को यहाँ से लेकर निकल जाएगा। यहाँ सादाकियो कोइजुमी को ये बात बताता है कि ये घर और किसी का नहीं बल्कि फ्रेंड का था, जो कि ऑब्वियसली असली तो नहीं था बल्कि एक रेप्लिका था, बिकॉज फ्रेंड का जो असली घर था वो काफी समय पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसलिए सादाकियो उस घर के जलने से पहले कोइजुमी को इस घर का टूर देने के लिए ऑफर करता है, जिससे कि कोइजुमी मान भी जाती है। एंड इसलिए सादाकियो फ्रेंड का पूरा घर कोइजुमी को दिखाने लगता है एंड टूर कराते कराते ये लोग फ्रेंड के कमरे तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सादाकियो फ्रेंड की जो स्टडी टेबल थी उसकी ड्रॉर में से कई सारी फोटोज निकालता है, जो कुछ उसकी, केंजी, मार्वो, ओचो, योशितुने की थी। एंड साथ ही साथ सादाकियो कोइजुमी को केंजी की बहन यानी कि काना की मॉम की पिक्चर भी दिखाता है। एंड तभी एकदम से सादाकियो कोइजुमी से बोलता है मुझे मिल गई, वो ये रहा, ये है फ्रेंड। एंड गाइस, फ्रेंड की रियल फोटो देखकर कोइजुमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। चैप्टर नंबर 107, ए बॉय विदाउट अ फेस। वेल गाइस, अब हमें सादाकियो का पास्ट दिखाया जाता है, जो कि सच बोलूं तो सच में बहुत ज्यादा डार्क है। वेल गाइस, हमें सादाकियो के पास्ट की एक मेमोरी दिखाई जाती है, जहां पर अभी सभी के सभी बच्चे फील्ड ट्रिप पर जाकर आए थे एंड वो सारे बच्चे अपनी अपनी फील्ड ट्रिप की पिक्चर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, बिकॉज उन सबकी पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी आई थी। अब बेसिकली सादाकियो की क्लास में सभी बच्चे आपस में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे और वो सभी बच्चे एक साथ बहुत ज्यादा खुश रहते थे। बट वहीं दूसरी तरफ सादाकियो का कोई भी दोस्त नहीं
था एंड वो हमेशा अकेला रहता था। अब यहाँ पर हमें सादाक्यो दिखाया जाता है जो कि अपनी फील्ड ट्रिप की पिक्चर्स को देखकर बहुत ज्यादा दुखी था बिकॉज उसकी फील्ड ट्रिप की सिर्फ एक पिक्चर आई थी एंड वो पिक्चर भी बहुत ज्यादा खराब थी। खैर सादाक्यो हमेशा स्कूल की छत पर जाकर एलियंस को बुलाया करता था ताकि एलियंस नीचे उतरकर उससे दोस्ती कर ले, बट ऑब्वियसली यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा सादाक्यो की इन सभी हरकतों की वजह से बच्चे उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं एंड बुली भी करते हैं। लेकिन सादाक्यो के एक टीचर थे जो कि हमेशा बुलिस के परेशान करने के बाद उसकी मदद करने के लिए आते थे। यहाँ सादाक्यो हमें ये बताता है कि उसने फुटबॉल क्लब, न्यूज क्लब, हर जगह जाकर दोस्ती करने की कोशिश करी लेकिन लोगों ने उसे हर जगह से भगा दिया, बट मैं हमेशा से एक दोस्त बनाना चाहता था। और इसी तरह घूमते घूमते एक दिन सादाक्यो केंजी और उसके हाइड आउट तक पहुंच जाता है, जहां जब वो अंदर जाता है तो उसे वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ दिखता है जो कि एक बुक पढ़ रहा था एंड वो उस बुक को पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। एंड गाइस ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि अपना फ्रेंड था। यहाँ सादाक्यो फ्रेंड से बोलता है कि आखिर तुम ये पढ़ क्या रहे हो, एंड इस पर फ्रेंड उसे अपने पास बुलाता है एंड वो उसे केंजी की बुक ऑफ प्रोफेसी दिखाता है। यहाँ फ्रेंड सादाक्यो को बताता है कि वो कोई केंजी का दोस्त वगैरह नहीं है। एंड गाइस देखते ही देखते सादाक्यो और फ्रेंड के बीच में बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है एंड वो दोनों पूरी गर्मियां साथ बिताते हैं। बट गर्मियों की छुट्टियों के साथ ही सादाक्यो का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो जाता है। देन हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर सादाक्यो कोइजुमी को बताता है कि उसके बाद उसका ट्रांसफर कई सारे स्कूलों में हुआ बट हर जगह लोगों ने उसे मारा और बुली किया एंड 40 सालों में सिर्फ फ्रेंड ही था जो कि उसका सच्चा दोस्त बना। यहाँ कोइजुमी सादाक्यो से बोलती है कि क्या फ्रेंड अच्छा है, एंड इस पर अपना सादाक्यो से ये बताता है कि फ्रेंड ने हमेशा ही उसकी प्रॉब्लम्स को सुना एंड उसने मुझे ये सिखाया कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो मुझसे हमेशा कहता था कि ये करो वो करो, वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करता था। फ्रेंड मेरे बारे में सब कुछ जानता है लेकिन मैं फ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। फ्रेंड ने हमेशा मेरे साथ गुलामों की तरह बर्ताव करा। एंड ये कहते हुए सादाक्यो फ्रेंड के घर में आग लगा देता है एंड मौका देखकर सादाक्यो अपनी टोयोटा 2000 में बैठकर कोइजुमी के साथ वहाँ से निकल जाता है। चैप्टर नंबर 108 बॉय विद द फेस। वेल गाइज यहाँ पर सादाक्यो कोइजुमी को बताता है कि गर्मियों में उसके स्कूल ट्रांसफर के बाद किसी ने यह खबर पूरे स्कूल में फैला दी थी कि सादाक्यो अब मर चुका है, इसलिए मुझे पूरी तरीके से इग्नोर किया जाने लगा एंड लोगों ने मुझे एग्जिस्टेंस से मिटा दिया। यहाँ तक कि मेरी मिडिल स्कूल की एक लौती फोटो में भी मेरा चेहरा छुपा हुआ था। यहाँ पर कोइजुमी सादाक्यो को बताती है कि तामोदाची लैंड के वर्चुअल वर्ल्ड में जब उसने उसका मास्क उतारा था तो उसकी बॉडी तो बच्चे की थी लेकिन उसका सर अडल्ट का था, इसलिए कोइजुमी वहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी। एंड ऐसा इसलिए था बिकॉज वर्चुअल वर्ल्ड में किसी की भी ओल्ड फोटो डालकर उस आदमी का होलोग्राम बनाया जा सकता था, बट क्योंकि सादाक्यो के किसी के पास कोई पिक्चर ही नहीं थी इसलिए सादाक्यो का फेस एक अडल्ट का था एंड उसकी बॉडी बच्चे की। यहाँ पर सादाक्यो अपने बचपन का एक इंसिडेंट कोइजुमी को बताता है जहाँ सादाक्यो को एक मांगा बहुत ज्यादा पसंद थी, बट उस मांगा के बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से वो मांगा हर जगह से आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। इसलिए सादाक्यो ट्रेन में बैठकर अपने पुराने टाउन जाने का डिसाइड करता है ताकि सादाक्यो अपनी पुरानी यादें ताजा कर सके एंड वो उस मांगा को भी ले सके। बट जब सादाक्यो केंजी के शहर पहुंचता है तो वो अपने कई सारे दोस्तों के पास से गुजरता है बट उनमें से किसी ने भी सादाक्यो को नहीं पहचाना। यहाँ कोइजुमी सादाक्यो से बोलती है कि एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे छोटे होते हैं इसलिए शायद उनमें से किसी ने भी तुम पर ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ सादाक्यो कोइजुमी को बताता है कि उसने इस इंसिडेंट के बाद में अपने बचपन के कई सारे दोस्तों को कॉल किया बट किसी ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। एंड जब सादाक्यो ने सबको अपना नाम बताया तब उसे ये बात पता चली कि किसी ने उसकी मौत की झूठी खबर पूरे स्कूल में फैला दी थी। असल में मैं तो अब मर चुका हूँ, मैं किसी की भी यादों में जिंदा नहीं हूँ, लोग अब मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे। एंड गाइस अगर मैं तुमसे सच बोलूँ तो ये बात सच में बहुत दिल दहला देने वाली है बिकॉज एट द एंड सादाक्यो सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त चाहता था, एक सच्चा दोस्त। यहाँ सादाक्यो कोइजुमी को बताता है कि वो एक टीचर सिर्फ इसलिए बना ताकि जो कुछ भी सादाक्यो ने झेला वो और किसी भी स्टूडेंट को झेलना ना पड़े। यहाँ सादाक्यो कोइजुमी को ये बात भी बताता है कि वो अब तक अपने किसी भी स्टूडेंट का चेहरा या फिर नाम नहीं भूला है, उसे अपने सारे स्टूडेंट के चेहरे और नाम याद है। एंड गाइस मैंने तुमसे मांगा के स्टार्टिंग में कहा था ना कि सादाक्यो की स्टोरी पूरे के पूरे 20th सेंचुरी बॉयज में सबसे ज्यादा सैड है। खैर कोइजुमी सादाक्यो से बोलती है कि शायद तुम्हें तुम्हारे एलिमेंट्री स्कूल के टीचर जरूर पहचानते होंगे, वही टीचर जो कि हमेशा पुलिस के तुम्हें पीटने के बाद बचाने आते थे। एंड कोइजुमी सादाक्यो को ऐसा इसलिए बोलती है बिकॉज केंजी के स्कूल से ट्रांसफर होने के 3 से 4 सालों तक सादाक्यो हर न्यू ईयर पे अपने एलिमेंट्री स्कूल के टीचर को
को एक लेटर भेजा करता था एंड इसलिए कोइजुमी उसे अपने एलिमेंट्री स्कूल के टीचर के पास जाने के लिए बोलती है। बट अब क्योंकि इस बात को 40 साल बीत चुके थे इसलिए सादाकियो कोइजुमी की बात को रजिस्ट करता है। बट कोइजुमी के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से सादाकियो उसकी बात मान जाता है एंड ये दोनों सादाकियो के एलिमेंट्री स्कूल के टीचर के घर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर इन दोनों को पता लगता है कि सादाकियो का टीचर अभी एक ऑर्फेनेज में है। इसलिए फिर ये दोनों उस ऑर्फेनेज के अंदर जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सादाकियो का टीचर अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। यहाँ पर उस ऑर्फेनेज की जो मैनेजर थी वो सादाकियो के टीचर से बोलती है कि उससे मिलने के लिए कुछ मेहमान आए एंड सादाकियो का टीचर जब सादाकियो को देखता है तो वो उसे देखकर कहीं जाने लगता है एंड ये देखकर सादाकियो को लगता है कि बाकियों की तरह उसका टीचर भी उसे भूल चुका है, इसलिए सादाकियो सिंपली वहाँ से जाने लगता है। बट तभी सादाकियो का टीचर उसे रुकने के लिए बोलता है एंड सादाकियो का टीचर अपनी ड्रॉर में से एक पिक्चर निकालकर सादाकियो को देता है, जिस पिक्चर को जब सादाकियो देखता है तो वो लिटरली फूट फूट कर रोने लगता है बिकॉज वो फोटो उसके फील्ड ट्रिप की थी, एक परफेक्ट पिक्चर जो कि उसके सेंसर ने 40 सालों से लेकर अब तक संभाल कर रखी थी एंड सादाकियो का टीचर कभी भी उसे नहीं भूला था। एंड गाइस सच बोलूं तो ये सीन सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था। चैप्टर नंबर 109 थंडर। वेल गाइस मांगा की स्टार्टिंग में हमें काना का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काना अपने अंकल केंजी के साथ एक कैफे में बैठी थी। यहाँ केंजी टेबल पर रखी स्पून्स को बिना छुए मोड़ने की कोशिश कर रहा था एंड काना के पूछने पर केंजी उसे ये बताता है कि जब केंजी जूनियर हाई में था तो यूरी गेलन नाम का एक इंसान जापान आया था एंड वो टीवी पर चम्मच को बिना छुए मोड़कर बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि हमने एलिमेंट्री स्कूल में ही ये सब देख लिया था। यहाँ काना केंजी से बोलते कि आप उस चम्मच को अपने हाथ से क्यों नहीं मोड़ लेते हैं एंड इस पर केंजी काना को ये कहकर मना कर देता है कि आप कोई चाल नहीं चल सकते, उसने मुझसे यही कहा था। एंड गाइस हमें केंजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो अपने हाथों की मदद से स्पून्स बेंड करने की कोशिश कर रहा था। बट तभी पीछे से सादाकियो आकर केंजी से बोलता है कि तुम इस गेम के अंदर कोई चाल नहीं चल सकते एंड फ्रेंड जो कुछ भी करता है उन सब चीजों में चाल है। बट सादाकियो ने मुझसे बोला था कि आप चाले नहीं चल सकते। मुझे लगता है कि सादाकियो फ्रेंड नहीं है। एंड ठीक तभी हम देखते कि केंजी के टेबल के ऊपर उसकी करी आ जाती है जिसे कि काना और केंजी खाने लगते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ काना फैसिलिटी रूम में मौजूद टीचर से सादाकियो का एड्रेस और उसका नंबर मांगती है। बट सादाकियो के उनके स्कूल में नए नए ज्वाइन होने की वजह से स्कूल के पास सादाकियो के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी एंड इसलिए काना अपने टीचर पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। बट ठीक तभी हम देखते कि फैसिलिटी रूम में स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है एंड वो प्रिंसिपल काना से बोलती कि उसकी सादाकियो के साथ एक मीटिंग है, अगर वो चाहे तो वो उसके साथ चल सकती है एंड इस पर काना मान भी जाती है। देन सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि भरी बरसात में ये दोनों प्रिंसिपल की कार से सादाकियो के घर के लिए निकल जाते हैं, जहां इन दोनों के बीच में कई सारी बातें होती है। ठीक तभी हम देखते हैं कि उस प्रिंसिपल के पास में ड्रीम नेविगेटर का फोन आता है जो कि सादाकियो के कॉल को प्रिंसिपल से कनेक्ट करती है एंड ये एग्जैक्ट वही टाइम था जहां पर कोइजुमी और सादाकियो खाना खा रहे थे। लैंडलाइन से कॉल आता है बिल्कुल वही टाइम। खैर हम देखते कि प्रिंसिपल सादाकियो से पूछते कि क्या उसके साथ कोइजुमी है एंड इस पर सादाकियो स्कूल की प्रिंसिपल को साफ साफ मना कर देता है। बट तभी एकदम से कोइजुमी सादाकियो के हाथ से फोन छीनकर बोलती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में, उसे जल्दी से जल्दी हेल्प की जरूरत है एंड ठीक तभी फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर उस ड्रीम नेविगेटर और प्रिंसिपल की बातचीत से काना को ये बात कंफर्म हो जाती है कि स्कूल की प्रिंसिपल कहीं ना कहीं फ्रेंड से मिली हुई है एंड काना के पूछने पर कि फ्रेंड कौन है, वो प्रिंसिपल काना से बोलती कि फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे डैड हैं, जो सुनकर काना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पर हमें अगेन उस फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काना और केंजी खाना खाकर उस कैफे से बाहर निकल रहे होते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि काना जिस टेबल के ऊपर बैठी थी वहाँ रखी स्पून्स बेंड हो चुकी थी। बट ठीक तभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर काना की कार के ऊपर बिजली गिर जाती है एंड उन दोनों का हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है एंड काना अपने प्रिंसिपल की बात से अभी भी शॉक में थी। चैप्टर नंबर 10 एन एबिस ऑफ डिसअपियर। वेल गाइस मांगा की स्टार्टिंग में हम देखते कि काना अपनी टेलीकिनेसिस की पावर के जरिए अपने प्रिंसिपल का टेटवा दबाने लगती है एंड वो प्रिंसिपल से सच पूछने लगती है एंड इस पर वो प्रिंसिपल काना से बोलती कि वो बिल्कुल सच बोल रही है, फ्रेंड उसका असली डैड है एंड ये सुनकर काना वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर काना का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, इसलिए वो केंजी का सॉन्ग सुनने के लिए अपना टेप रिकॉर्डर निकालती है। बट अनफॉर्चुनेटली काना का वो टेप रिकॉर्डर भी अब खराब हो चुका था, जो कि उसके अंकल केंजी की आखिरी
परेशानी थी, इसलिए यहाँ पर अपनी काना रोने लगती है एंड इसलिए अपना गुस्सा शांत करने के लिए काना गेमिंग जोन चली जाती है, जहाँ पर काना अपनी सारी भड़ास उन गेम्स पर निकालती है एंड वो उन सभी गेम्स को खेल खेल कर तोड़ देती है। यहाँ काना की ये सब हरकत देखकर 3 लौंडे काना से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड वो तीनों लौंडे काना को ऑफर देते हैं कि वो अपनी कार की मदद से उसे घर छोड़ सकते हैं एंड इस पर अपनी काना मान भी जाती है। देन ये सभी लोग कार में बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ पर ये तीनों लौंडे काना से बात करने की कोशिश करते हैं, बट काना इनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। एंड ठीक तभी उन तीनों लौंडे में से एक लौंडे की नजर जाती है काना के उस टेप रिकॉर्डर पे एंड वो लौंडा काना के टेप रिकॉर्डर को देखने लगता है एंड जब उस लौंडे को पता लगता है कि ये टेप रिकॉर्डर खराब है तो वो काना को बताता है कि उसका एक दोस्त है जो कि इस टेप रिकॉर्डर को ठीक कर सकता है, बट काना उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। बट यहाँ पर वो लौंडा अपने दोस्त को कॉल लगाता है एंड वो इस टेप रिकॉर्डर को ठीक करने के बारे में उससे पूछने लगता है, बट इस पर उसका दोस्त उससे बोलता है कि अभी उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी एक बहुत ज्यादा पुरानी कार आई है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इस कार का मालिक एक बूढ़ा आदमी है जिसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। अगर तुम चाहो तो तुम इस कमाल की कार को देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। एंड इस पर वो तीनों लौंडे काना से इसके बारे में पूछने लगते हैं कि क्या वो उनके साथ चलेगी, बट काना अगेन उन तीनों की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। एंड यहाँ पर काना बार बार अपने मन में खुद से बोल रही थी कि अब बहुत ज्यादा हो गया, अब वो और ज्यादा ये सब कुछ नहीं कर सकती है। एंड यहाँ पर अपनी काना अपनी पूरी होप हार चुकी है बिकॉज उसका सबसे बड़ा दुश्मनी उसका डैड है। और इसी कमाल की लाइन के साथ में 20th सेंचुरीज बॉयज का पार्ट 10 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखो गाइस 20th सेंचुरीज बॉयज के आगे के पार्ट बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं एंड अगर तुम भी 20th सेंचुरीज बॉयज का पार्ट 11 चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना काना। 300 कमेंट का टारगेट है, बाकी तुम जितनी जल्दी टारगेट कंप्लीट करोगे वीडियो उतनी जल्दी आएगी। एंड हाँ गाइस अगर इस बार टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं 20th सेंचुरीज बॉयज का पार्ट 11 बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं मिलता हूँ तुमसे इसी तरीके की और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।